राधे राधे बच्चों। बच्चों हम लोगों ने क्लास 11th मैथ्स पार्ट 1 का 5th चैप्टर स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था, जिसपे बच्चों हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे अलग अलग तरीके से हम लोग लिख सकते हैं उस पे हम लोगों थे। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होगी तो क्या करना है, ये समझने के बाद हम लोग गए थे स्लोप पॉइंट फॉर्म पे। स्लोप पॉइंट फॉर्म को स्टडी कर लिया, इसके बाद हम पहुंचे थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और इन भाई साहब को समझने के बाद हम गए थे 2 पॉइंट फॉर्म पे, और हम लोगों ने 2 पॉइंट फॉर्म के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस 2 पॉइंट फॉर्म पे करेंगे जो बचे हुए, उसके बाद हम लोग आगे की मेथड्स की तरफ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, देखते हैं क्या दे रखा है सब कुछ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इफ ए बी एंड सी आर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, वो क्या कह रहा है, ए बी और सी एक वर्टाइसेस है, उसके ट्राइंगल है, और ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट दे रखा है। फिर कह रहा है देन फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन कंटेनिंग साइड बी सी, फिर कह रहा है मीडियन ए सी, एंड थर्ड वाले में मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। तो ये तीन चीज मुझे फाइंड करना है, और उसने सिर्फ ए बी और सी के वर्टाइसेस दिए। तो पहली चीज देखो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग बीसी, मतलब जो इक्वेशन ऑफ लाइन जिसके अंदर वो सेगमेंट बीसी आएगा, ठीक है, मुझे उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया सपोज ये रही लाइन, ठीक है, और ये लाइन के ऊपर ये कहीं ना कहीं ये सेगमेंट बीसी आ रहा है, और मेरे पास बी और सी दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। क्या है, एक है 2,0, एक है -1,6। तो मुझे पता है बच्चों कि अगर किसी भी लाइन के ऊपर मेरे पास 2 पॉइंट मिल जाए तो मैं उस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं। कौन सा फॉर्म था, 2 पॉइंट फॉर्म। तो ये साइड बीसी की इक्वेशन हम लोग आसानी से लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन ऑफ साइड कंटेनिंग, इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग बीसी is given by 2 point form। अब क्या है बच्चों 2 point form, फॉर्मूला क्या था, y minus y1 upon y2 minus y1 is equals to x minus x1 upon x2 minus x1। क्या हो जाएगा ये, y minus y1 upon y2 minus y1 is equals to x minus x1 upon x2 minus x1। अब क्या करना है, मुझे x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज पुट करनी है। तो ये BC था, मैंने इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। क्या है, पहला कह रहा है मेरे पास y माइनस y1 कितना है 0 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, y2 इज 6 माइनस 0 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 कितना है 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा -1 -2। तो ये कैसा दिखेगा, y माइनस 0 हो जाएगा y, 6 माइनस 0 इज 6, ये x माइनस 2 -1 -2 हो जाएगा -3। यहाँ वहां भेज दो, तो ये -3 चला गया y के पास, 6 चला गया x माइनस 2 के पास। अब इनको ओपन करो, क्या हो जाएगा -3 इंटू y -3y, ये हो जाएगा 6x माइनस 12, -3y को वहां भेज दो, क्या हो जाएगा 6x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। एक काम करो बच्चों, सबको 3 से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा, सबको 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास 2x, फिर है प्लस 3 2 ज़ा 6, तो 2x हो गया, 3 3 ज़ा 1 तो y, और 3 4 ज़ा 12, तो ये आ गया -4 बराबर 0। तो बच्चों ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग साइड BC। पहला वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब देखते हैं सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड वाले पार्ट में हमसे कह रहा है देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग मीडियन AD। अब इसमें कह रहा है कि मुझे उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करके दो जो मीडियन AD को कंटेन कर रही है। तो यहाँ पे बच्चों वही काम होगा, AD कहाँ पे दिख रहा है, ये रहा AD, तो कैसा दिखेगा, फिर से मैंने मान लिया कोई लाइन है मेरे पास जिसपे पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट D है। तो अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, और अगर मुझे गलती से ये A और D मिल जाए तो फिर से 2 पॉइंट फॉर्म से मेरा काम हो जाएगा। बट यहाँ मेन सवाल ये है कि मेरे पास कोऑर्डिनेट A के तो दे रखे हैं 3,4, बट D का कोऑर्डिनेट ही नहीं है, बराबर है ना। बट मुझे एक बात बोला है, मुझे क्या बोला है, AD इज मीडियन, मुझे बस इतना ही बोल के रखा है कि AD मीडियन है। तो बच्चों अगर AD मीडियन होगी तो ये D क्या हो जाएगा बच्चों, D तो मिड पॉइंट हो जाएगा ना। प्रॉपर्टी होती है ना मीडियन की, मीडियन कब बनती है, जब किसी साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ देते हैं हम लोग, तो जो सेगमेंट क्रिएट होता है हम लोग उसको मिड पॉइंट बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, बराबर। तो ये D क्या हो जाएगा, D यहाँ पे मिड पॉइंट हो जाएगा BC का। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, D इज
मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, मेरे पास बी के भी कोऑर्डिनेट है, सी के भी है, तो यहाँ पे जो बीच में डी होगा उसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। मैंने उसको मान लिया एक्स कॉमा वाई, तो अगर हम लोग इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर यूज कर दें तो डी मिल जाएगा मुझे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, फिर तो ये लाइन की इक्वेशन मिल जानी है हमने। तो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा फिर ये, देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, डी के कोऑर्डिनेट इसको हमने मान लिया था एक्स कॉमा वाई, तो ये कैसा दिखेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो बच्चों। कैसा दिखेगा, वैल्यू पुट कर देंगे तो x1 प्लस x2 कहाँ है, x1 x2, x1 है 2, x2 है -1, तो ये क्या आ रहा है मेरे पास 2 प्लस -1 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 0 प्लस 6 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स कॉमा वाई, ये मुझे मिल जाएगा 2 प्लस -1 मतलब 2 - 1 यानी 1, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 कॉमा 6 अपॉन 2 हो जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 1/2 कॉमा 3। तो यहां से मुझे क्या मिला, डी के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास। तो यहाँ मेरे पास क्या है, डी के कोऑर्डिनेट है 1/2 कॉमा 3 और ए का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 3,4। तो बच्चों हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग सेगमेंट एडी निकाल सकते हैं बाय 2 पॉइंट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग एडी इज गिवन बाय 2 पॉइंट फॉर्म। बराबर, क्या है 2 पॉइंट फॉर्म बच्चों, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट करना है। तो ये मेरे पास एक a है एक d है, मैंने इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। बच्चों क्या करना है, वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास y माइनस y1, y1 का है ढूंढो 4 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, y2 कितना है ये 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस x1, x1 कितना है 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 कितना है मेरे पास 1/2 माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपने पास y माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4 हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन 1/2 माइनस 3। 1/2 माइनस 3 क्या होगा बच्चों, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसा दिखेगा ये 1 माइनस 6 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास -5 अपॉन 2। अब क्या करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंप्लीफाई करने के लिए। तो कैसा दिखेगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद -5/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 4 से, और ये -1 हो गया मल्टीप्लाई x माइनस 3 से। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो जरा 5/2 में भी नीचे 2 आ रहा है ना, तो एक काम करो इस 2 को भी वहां पे भेज दो। तो ये पूरी चीज कैसी दिखेगी, -5 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 यहाँ चला गया -1 के पास, तो ये -2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3। करो ओपन, -5 इंटू वाई -5y -5 इंटू -4 प्लस 20 -2 इंटू एक्स -2x, और ये हो जाएगा प्लस का 6। तो एक काम करो इन दोनों को इस तरफ लेके आ जाओ, कैसा दिखेगा ये -2x हो गया प्लस 2x माइनस 5y प्लस 20 माइनस 6 बराबर 0। करो सिंप्लीफाई इसको, कैसा दिखेगा ये 2x माइनस 5y प्लस 20 माइनस 6 विल बी बच्चों प्लस 14 बराबर 0। तो दैट्स द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग साइड मीडियन। तो ये पहले दो चीजें हो गई, अब हम लोग चलते हैं थर्ड वाली चीजें। ठीक है, थर्ड वाली थिंग देखते हैं क्या दे रखा है। ओके बच्चों, देखते हैं थर्ड वाली थिंग में क्या कह रहा है। थर्ड वाले में पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस कंटेनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड BC। वो क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो कंटेन कर रही है मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC के। मतलब क्या है, वो कह रहा है कि AB का मिड पॉइंट और BC के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन फाइंड करो। मतलब ये AB का मिड पॉइंट मैंने मान लिया E है, BC का मिड पॉइंट मैंने मान लिया D है। तो अब वो मुझसे कह रहा है कि ये जो लाइन बन रही है ना ये वाली, इसकी इक्वेशन फाइंड करो।
अब वही तरीका करने के लिए क्या है, अगर इस लाइन पे 2 पॉइंट मिल जाए मेरा काम हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ डी हमने पहले ही फाइंड करके रखा है, तो डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, अगर कुछ जुगाड़ करके मैं ई का कोऑर्डिनेट लेके आऊं तो मेरा काम हो जाएगा, बराबर है। तो अब मुझे ये बात पता है कि बच्चों अभी इसने क्लियर कट बोला है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस कंटेनिंग मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी, मतलब ये ई क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, एज ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो बच्चों मेरे पास जो कोऑर्डिनेट ऑफ ई है मिल जाएगा, तो ई कैसे मिल जाएगा, ई एक्स कॉमा वाई मेरे पास हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो कैसा दिखेगा ये ई एक्स कॉमा वाई, उसके लिए मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास 3,4, इसको मैंने मान लिया x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है 2,0, इसको मैंने मान लिया x2 y2, बराबर। तो ई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x1 क्या है 3, x2 है 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2, y1 कितना है 4 प्लस 0 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा ई एक्स कॉमा वाई बच्चों हमको मिलेगा 5/2 कॉमा 4/2, ई एक्स कॉमा वाई क्या हो जाएगा 5/2 कॉमा 2। तो हमको जो है बच्चों कोऑर्डिनेट ऑफ ई मिल गया। अब इसका भी कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास, क्या है ये 5/2 कॉमा 2 मिल गया। अब क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन आराम से मिल जाएगा क्योंकि 2 पॉइंट तो आ गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन containing midpoint of AB and BC is given by 2 point form। क्या है बच्चों 2 point form, y minus y1 upon y2 minus y1 is equals to x minus x1 upon x2 minus x1। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। उसके लिए इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2, तो ये कैसा दिखेगा अब y माइनस y1, y1 क्या है मेरे पास y1 इज 2 डिवाइडेड बाय x, y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू x माइनस x1, x1 देखो कितना है 5/2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 कितना है ये है मेरे पास 1/2, 1/2 माइनस 5/2, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी देखो, ये y माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, 3 माइनस 2 हो गया 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2x माइनस 5 अपॉन 2। नीचे क्या हो जाएगा देखो, दोनों का बेस सेम है तो 1 माइनस 5 विल बी माइनस 4। यहाँ पे ये कैसा है, दोनों का बेस सेम है ना, देखो तो ये 2 एज इट इज, ये 1 माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, ऐसे कुछ मिला। अब ये पूरी चीज क्या हो जाएगी अपने पास y माइनस 2 अपॉन 1 एज इट इज, यहाँ पे ये है 2x माइनस 5 अपॉन, ये जो 2 है माइनस 2 के पास चला गया तो ये हो गया माइनस 4। अब यहाँ वहां भेज दो सबको, क्या हो जाएगा माइनस 4 यहाँ चला गया 1 वहां चला गया, तो ये दिखेगा माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2x माइनस 5। तो ये पूरी चीज कैसे दिखेगी अब, माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4y माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 8, ये है 2x माइनस 5। अब ये जो साइड है इसको उस तरफ भेज दो, कैसा हो जाएगा ये 2x माइनस 5 एज इट इज, माइनस 4 वहां चला गया प्लस 4y बन गया, प्लस 8 वहां चला गया माइनस 8 बन गया। ये पूरी चीज क्या हो जाएगी अब बच्चों, ये हो गया 2x प्लस 4y माइनस 5 माइनस 8, ये हो जाएगा माइनस 13 बराबर 0। तो बच्चों दैट्स द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया खत्म। ठीक है बच्चों, बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दे रखा है। बच्चों हम लोग अब आगे चलेंगे और देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखने की दो दूसरी कंडीशंस क्या, या दो दूसरे अलग अलग तरीके से हम लोग इक्वेशंस ऑफ लाइन को कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, और उसके बाद हम देखेंगे नॉर्मल फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन को इन दोनों फॉर्म में कैसे लिखना है ये स्टडी करना है। ठीक है, तो पहले चलते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब डबल इंटरसेप्ट नाम में ही मतलब है, इंटरसेप्ट का मतलब पहले भी बता चुका हूं क्या होता है,
हमारी लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेंगी हम लोग उसको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली ये कहेंगे, बराबर है। अब ये बोल रहा है डबल इंटरसेप्ट, इसका मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को 2 बार काट रहा होगा, तो मान लो मेरे पास ये मेरा आ गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, मैंने एक कोई अपनी लाइन उठा ली, ये कह दिया मैंने एक लाइन। अब ये लाइन मैंने मान लिया एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे कट कर रही है और वाई एक्सिस को पॉइंट बी पे कट कर रही है, तो इस लाइन एल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक कंडीशन है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। क्या होगा, हमारी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे कट कर रही होगी, कोई भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है, मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट का कंडीशन उठाया है, तो क्या किया, हमारी लाइन एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे कट कर रही है, वाई एक्सिस को पॉइंट बी पे कट कर रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी ये लिखना है, ठीक है। तो कैसे आएगी इक्वेशन, देखो x लिख दो प्लस y बराबर 1 लिख दिया, क्या किया x प्लस वाई बराबर 1 लिख दिया इक्वेशन लिखने के लिए। अब देखो कि लाइन x एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, x एक्सिस को a पे कट कर रही है, तो x के नीचे a को दे दो, फिर देखो लाइन y एक्सिस पे कहां पे कट कर रही है, b पे, तो y के नीचे b दे दो, दैट्स द इक्वेशन ऑफ लाइन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे लाइन कट कर रही है और उस पॉइंट को x और y के नीचे डिवाइड करके इक्वल टू 1 लिख दो, आ गई इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब चलते हैं नॉर्मल फॉर्म पे, समझते हैं नॉर्मल फॉर्म कैसा है और क्या है, ठीक है। अब नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो इसमें भी कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन पहले तो समझाता हूं क्या हो रहा है। ये मैंने बना दिया कोऑर्डिनेट एक्सिस, मान लो मेरे पास फिर से एक कोई लाइन है एल, अब मुझे इस लाइन एल की इक्वेशन फाइंड करनी है, बराबर। अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं, इसीलिए इसका नाम नॉर्मल फॉर्म है। तो मेरे पास एक लाइन दे रखी है लाइन एल और वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एल। तो अब हम लोग इसकी इक्वेशन निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, पहला काम हम लोगों का, आज कुछ तूफानी करने का मन कर रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे कि ओरिजिन को पकड़ेंगे और ओरिजिन से हमारी लाइन जिसकी हमको इक्वेशन फाइंड करनी है ना, उस पे एक परपेंडिकुलर डाल दो। तो ये रहा ओरिजिन, बराबर, ये रही वो लाइन जिसकी मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल रहा हूं उसको, ठीक है। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये परपेंडिकुलर को मैंने नाम दे दिया डी और ये ओरिजिन ओ। तो मैंने क्या किया बच्चों, ओ डी परपेंडिकुलर डाल दिया लाइन एल के ऊपर, ये मैंने किया, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो भी मिला है उस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं पी, ठीक है। क्या किया समझ में आया, जिस भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है पहले तो उस पर परपेंडिकुलर डालो और उसको नाम दे दिया पी, यानी वो एक डिस्टेंस है, मेरी लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड किया मैंने, जिसको मैंने बोल दिया पी। अब ये जो सेगमेंट बनाया ना ओडी, ये भाई साहब का इंक्लिनेशन क्या है वो पता करो। अब इंक्लिनेशन का मतलब क्या है, उस लाइन सेगमेंट का हमारे एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल, इसको मैंने कह दिया अल्फा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है, एक पी की और एक अल्फा की, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले ओ से परपेंडिकुलर डाला और उसको पी बोल दिया और फिर उसी सेगमेंट का एंगल चेक किया पॉजिटिव डायरेक्शन से। ये दोनों चीजें आ गई मेरे पास और इन्हीं दोनों चीजों से हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखेंगे। अब आपको क्या ये एग्जाम में बार बार ढूंढना है पी अल्फा, नहीं, वो चीजें आपको दी जाएंगी, आपको बस इक्वेशन को लिखने का तरीका याद रखना है, ठीक है। ये पी और अल्फा वो क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करेगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी उस पे आते हैं। तो अल्फा क्या है, हमारा एंगल है, तो ये कैसे बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा x इंटू कॉस एल्फा प्लस y इंटू साइन एल्फा इज इक्वल्स टू पी। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो आपको क्या करना है, x के साथ कॉस एल्फा देना है, जो अल्फा आया है पहले तो आप अल्फा पे कॉस और साइन लगा दोगे, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी निकाल दोगे, फिर x के साथ cos अल्फा मल्टीप्लाई करोगे प्लस y के साथ sin अल्फा की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे, ये सब के सबको बराबर कर दोगे p से, ये जो डिस्टेंस आपके पास दे रखा है वो। सो दैट्स द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे 2 अगले तरीके थे, देखते हैं इस पे क्या क्या क्वेश्चंस दे रखे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं क्या है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बच्चों, फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट। अब इसमें x और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ये जो भी चीजें दे रखी है उनको तो पहले ध्यान से ऑब्जर्व करो। अगर ये पहले वाले को मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो अभी अभी हमने देखा है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ये क्या उसके जैसा दिख रहा है क्या, देखो अब ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में ए और बी क्या है, x के नीचे जो भी नंबर लिखा है वो x इंटरसेप्ट है, y के नीचे जो भी लिखा है y इंटरसेप्ट है। तो इसको कंपेयर कर दो, क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग विथ
x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। तो यहां से बच्चों मुझे a का वैल्यू क्या मिल गया 3, b का वैल्यू मिल गया 2। देयरफॉर x के नीचे वाला x इंटरसेप्ट है, यानी a जो है वो x इंटरसेप्ट है। तो x इंटरसेप्ट क्या मिल गया 3 मिल गया, y के नीचे वाला y इंटरसेप्ट है, तो y इंटरसेप्ट क्या मिल गया 2। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया खत्म। देखो सेकंड वाला, सेकंड वाले में क्या दिया है 3x अपॉन 2 प्लस 2x अपॉन 1। तो अगर बच्चों इसको ऊपर वाले को देख के आप इसके आंसर में कह रहे हो कि x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट 3 है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? पहला काम, इसको मुझे उससे कंपेयर करो। अब जरा ध्यान से देखो इनमें क्या कंपैरिजन है। अगर इन भाई साहब को जो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का एक्चुअल तरीका है उसको देखो तो x के आगे कोई नहीं है, सिर्फ 1 है, y के आगे भी कोई नहीं है, 1 है। यहाँ ऐसा हो रहा है क्या? देखो जरा, यहाँ तो x के आगे 3 है और y के आगे 2 लिखा है। तो पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा? पहला काम मुझे x के नीचे x को जो है अकेला करना पड़ेगा, यहाँ पे y को अकेला करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वो लोग अकेले है ना, उसके बाद हम लोग इंटरसेप्ट बता पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो ये वाला है उसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड कर दो। बगल वाले में y को अकेला करना है, मतलब 2 गायब करना है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करो। अब देखो क्या हो रहा है। अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे 3 से 3, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा x अपॉन 2/3, ये हो जाएगा y अपॉन 3/2 इक्वल टू 1। क्वेश्चन हो गया यहाँ पे खत्म। नहीं हुआ अभी तक, क्या करना पड़ेगा, x और y इंटरसेप्ट चाहिए ना, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, x इंटरसेप्ट आ गया हमारे पास 2/3 और y इंटरसेप्ट आ गया हमारे पास 3/2। अब हुआ ये क्वेश्चन खत्म। अब थर्ड वाले में देखो भाई साहब, थर्ड तो या तो ना ऐसा दिख रहा है ना ऐसा दिख रहा है, ये तो कुछ अलग ही दे रखा है। तो इसमें x और y इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे, इसके जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। अब अगर मुझे इसको इसके जैसा बनाना है तो पहला काम देखो, राइट हैंड साइड पे इधर तो 1 है, यहाँ तो 0 है, मतलब इसके राइट हैंड साइड पे मुझे पहले 1 बनाना पड़ेगा, बराबर है। वो कैसे बना रहा हूं वो देखो, ये 2x माइनस 3y, 12 को वहां भेज दिया, -12 हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ 1 बनाना है, तो राइट हैंड साइड पे 1 कैसे आएगा, जब मैं इसको -12 से डिवाइड करूंगा तभी 1 आएगा। तो सबको मैंने क्या किया, -12 से डिवाइड कर दिया। अब क्या हो जाएगा, -12 से डिवाइड करने के बाद देखो 1 जा 6 जा, बराबर है। तो ये कैसा दिखेगा अपने पास, x अपॉन -6 माइनस ये 3 1 जा 4 जा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास y अपॉन -4, ये हो जाएगा हमारे पास। अब बच्चों जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, अब इसको और इसके बगल में जो लिखा है इसको कंपेयर करो। देखो राइट हैंड साइड पे 1 मिल गया, बिल्कुल मिल गया। मुझे क्या करना था, इन दोनों को सेम सेम करना था, उसके बाद ही हम पैटर्न लिख पाते। अब जब हम लोग सेम सेम करने गए, राइट हैंड साइड तो कर दिया, बट एक और प्रॉब्लम है बीच में, देखो x अपॉन a वैसे ही दिख रहा है, y अपॉन b वैसे ही दिख रहा है, बट इधर तो प्लस है इधर माइनस है, मतलब मुझे यहाँ प्लस करना पड़ेगा। अब यहाँ प्लस कैसे होगा, ये जो नीचे वाला -4 है ना, इसको ऊपर भेज दो ना, तो कैसा दिखेगा ये x अपॉन -6, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो गया, प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। अब आया क्या, ये सेम सेम तरीके से। अब बताओ x और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा कंपेयर करने के बाद। देयरफॉर a का वैल्यू मुझे मिलेगा 6 और b का वैल्यू मुझे मिलेगा 4। देयरफॉर x इंटरसेप्ट आ गया मेरे पास -6 एंड y इंटरसेप्ट आ गया मेरे पास 4 और क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द पॉइंट 1, 3 एंड सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 0। अब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद बच्चों पहले तो हमको पता लगाना है कि इसके अंदर कौन सी वाली इक्वेशन बैठेगी, आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। तो भाई एक तो दिमाग चल रहा होगा, सर ने थोड़ी देर पहले डबल इंटरसेप्ट बताया, तो ये उसका इक्वेशन है। अगर एग्जाम में आए तो आपको पहले तो सोचना पड़ेगा कि इसमें बात किसकी कर रही है। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो वो कह रहा है कि लाइन इस पॉइंट को कंटेन कर रही है। फिर आगे वो कह रहा है हमसे कि सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट, अब देखो किसकी बात किया, इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस की। तो भाई इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सा इक्वेशन में हो रहा था, तो 2 पॉइंट फॉर्म में, सॉरी 2 पॉइंट फॉर्म बोला, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में ही हो रहा था। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया, लेट
द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज। अब जो जिस लाइन की मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है, जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, मैंने उसकी इक्वेशन को मान लिया। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। ये उस लाइन का इक्वेशन है, मैंने मान लिया। जहां पे ए और बी क्या है, क्या है ए और बी, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, और मुझे अब इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, बट मुझे एक और बात बोली है, क्या बोली है, लाइन कंटेन्स पॉइंट 1,3। अब ये जो लाइन है, अगर इस पॉइंट a 1,3 को कंटेन करेगा, तो इसका क्या मतलब है, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब जब मैं x को 1 और y को 3 पुट करूंगा तो LHS बराबर RHS आएगी। तो पुट करो, एक इक्वेशन मिल जाएगी हमको। क्या हो जाएगा ये, x को 1 और y को 3, तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 3/b इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, b यहां चला गया प्लस 3 इंटू a अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1। ए बी को उस तरफ भेज दो, कैसा दिखेगा ये हो जाएगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। एक इक्वेशन मिल गई बच्चों हमको, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब अपना एम क्या था, अपना एम ये ए और बी की वैल्यू फाइंड करना था, मुझे इक्वेशन मिल जाएगी। मैंने ए और बी में एक इक्वेशन निकाल दी। अब मुझे एक और इक्वेशन चाहिए, क्योंकि दो इक्वेशन, दो अननोन है, तो दो इक्वेशन लगेगी सॉल्व करने के लिए। अब वो दूसरी कंडीशन देखो यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 0। अब इंटरसेप्ट क्या है, ए और बी, बराबर। तो बोल रहा है सम, किसके सम की बात करेगा, ए और बी के सम की बात करेगा। तो क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट का मतलब ए प्लस बी की वैल्यू वो 0 दिया है, उसने बोला है ना वहां पे उन दोनों का सम 0 है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या हो रहा है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इनका सम 0। ये एक कंडीशन मिल गई। तो यहां से बच्चों ए का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, माइनस बी के बराबर है। चलो भाई साहब मिल गया। अब इसको उठाओ, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट इन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, वहां से इधर सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, अब ए की वैल्यू को माइनस बी, तो जहां जहां पे दिख रहा है माइनस बी पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू है माइनस बी इंटू बी। तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, -3b प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर, बराबर। तो ये कैसा दिखेगा, माइनस बी स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2b बराबर 0। तो कंडीशन क्या आ रही है मेरे पास, बी स्क्वायर माइनस 2b बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 2b बराबर 0। अब यहां से क्या करो, b को कॉमन निकाल लो। जैसे b को कॉमन निकाला, ये हो जाएगा b माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, यहां से मुझे मिल रहा है, क्या मिल रहा है देखो जरा, क्या आ रहा है, या तो b बराबर 0 और b बराबर +2, मतलब ये कुछ ऐसे है, और b माइनस 2 बराबर 0, यानी कि b का वैल्यू आ गया 2। तो मेरे पास b का ये 2 पॉसिबल वैल्यू आ रहा है। अब अगर b का ये 2 पॉसिबल वैल्यू आया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा ना a का अलग अलग वैल्यू। तो कंडीशन क्या है, a का वैल्यू -b है, देयरफॉर व्हेन क्या हो जाएगा, व्हेन b का वैल्यू 0 आ गया, तो मेरे पास a क्या है, -b है, तो a हो जाएगा -0, यानी a का वैल्यू भी 0 आ गया। तो मतलब पहली कंडीशन से मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, जब a 0 है तब b भी 0 है। अब a और b का वैल्यू 0 मतलब क्या हो जाएगा, लाइन का x और y इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। अब x और y दोनों इंटरसेप्ट का 0 होना मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही है, ऐसे कुछ, सही है, बराबर है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि मुझे a और b दोनों इंटरसेप्ट का वैल्यू तो 0 आ गया। अब अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन विल बी, कैसा दिखेगा इक्वेशन, ये हो जाएगा y बराबर mx जैसा। खत्म हो गया ये वाला पार्ट। अब सेकंड कंडीशन क्या था, व्हेन b का वैल्यू 2 है, तब क्या हो जाएगा,
तो मुझे पता है a क्या है, माइनस बी के बराबर है, इसका मतलब a का वैल्यू आ गया -2। अब मुझे a और b का वैल्यू आ गया, इन दोनों को उठाओ, इस इक्वेशन में पुट कर दो, कैसा दिखेगा ये हो जाएगा x अपॉन -2 प्लस b अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये 2 और -2 को यहाँ भेजो, कैसा दिखेगा ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू बी अपॉन -4 इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 2b बराबर -4। अगर सबको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कैसा दिखेगा ये 2 से डिवाइड करने के बाद, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -2। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि 2ab का वैल्यू आया था तो मुझे 2 इक्वेशन मिले। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म हो गया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 10 था, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच कंटेन्स द पॉइंट a3, 4 एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेम डिट्टो क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा, बस ये पॉइंट ए चेंज कर दिया है और ये ए और बी की कंडीशन चेंज कर दी है। तो ठीक है बच्चों, पहला काम मान लो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी, क्या मान लिया हमने, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। ये हमने मान लिया कि इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसी दिखती है। अब अगर इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसी दिखती है और मुझे पता है a को कंटेन करिए, कंटेनिंग है मतलब ये a इसको सेटिस्फाई करेगा, क्या यहां पे रिक्वायर्ड लाइन कंटेन्स पॉइंट a 3, 4, देयरफॉर क्या करेंगे हम लोग, x को 3 और y को 4 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन a प्लस 4 अपॉन b इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर से, ये क्या हो जाएगा 3b प्लस 4a इज इक्वल्स टू ab, ऐसे कुछ जैसे पिछले वाले में मिल रहा था। तो सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो जाएगा, a को आगे और b को पीछे कर दिया तो 4a प्लस 3b इज इक्वल्स टू ab। ये आ गई हमारी एक कंडीशन जिसको कह दिया इक्वेशन 1। अब क्या क्या दे रखा है, एक और कंडीशन दे रखी है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन दी है बच्चों, जरा देखो कंडीशन में वो हमसे कह रहा है एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो हमारी लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट करिए। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब a और b का वैल्यू सेम है, वही मतलब है ना इसका। अब इसने इंप्लाई कर दिया a और b का वैल्यू इक्वल है। अब इसको उठाओ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, कैसा हो जाएगा, a के जगह पे b पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4b प्लस 3b इज इक्वल्स टू b इंटू b। तो कैसा दिखेगा बच्चों, ये हो जाएगा 7b प्लस, नहीं 7b, 3b प्लस 4b हो जाएगा 7b इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। 7b को वहां भेज दो, b स्क्वायर माइनस 7b बराबर 0, b कॉमन आ गया तो ये b माइनस 7 बराबर 0। यहां से क्या आ रहा है, या तो b का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 7, तो b का 2 पॉसिबल वैल्यू आया। तो क्या हो जाएगा पहला कंडीशन, व्हेन b 0 तब a का भी वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a और b का वैल्यू तो इक्वल है। अब अगर इंटरसेप्ट मेरे 0,0 आ गए तो मुझे फिर से पता है मेरी लाइन कहां से पास होगी, मेरी लाइन ओरिजिन से पास होगी। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, कितना है इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, y इज इक्वल्स टू mx जैसा हो जाएगा। चलो ये तो खत्म हो गया। अब आगे क्या है मेरे पास, b का वैल्यू 7 है, तो क्या हो जाएगा व्हेन b का वैल्यू 7, तो a भी कितना हो जाएगा बच्चों, 7 होगा। क्यों, क्योंकि a और b का वैल्यू तो सेम सेम दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, जैसे मुझे पता चला a और b का वैल्यू 7 है, यहाँ पे पुट कर दो, इक्वेशन क्या हो जाएगा x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 1, सबको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 इंटू एक्स अपॉन 7 प्लस 7 इंटू वाई अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 7। तो ये क्या हो जाएगा, 7 7 कैंसल, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, दैट्स द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो ये आ गई हमारे पास दो कंडीशन के लिए दो इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11।
बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर। अब मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों वर्टाइसेस ए बी एंड सी की इंफॉर्मेशन मेरे पास दे रखी है और मुझे कह रहा है आप इनके अल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड करो। तो बच्चों पहली बात तो अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। अगर मैंने बोला मेरे पास कोई रैंडम ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक वर्टाइसेस पकड़ा और उस वर्टाइसेस से उसके अपोजिट साइड में एक परपेंडिकुलर डाला। जो परपेंडिकुलर बनेगा ना वो हो जाएगा अल्टीट्यूड। तो यहाँ पे पीएम अल्टीट्यूड है, बराबर। तो अपने ओरिजिनल डायग्राम में क्या ए बी सी ट्रायंगल है, तो फिर सारे वर्टेक्स से हम लोग ने उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डाला। तो एक अल्टीट्यूड है एडी, फिर है बीई और फिर है सीएफ। तो मुझे ये ए बी बीई और सीएफ की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अब ये इक्वेशन फाइंड कैसे करेंगे, तो हमको क्या करना है, एक एक अल्टीट्यूड को पकड़ना है और उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अगर मैं पहले बात कर रहा हूं अल्टीट्यूड एडी की, तो ध्यान से देखना, इसी डायग्राम में से मैं केस 1 करके एक डायग्राम बाहर निकाल रहा हूं। केस 1 क्या है, फॉर अल्टीट्यूड एडी। पहले तो इसको समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अब अगर ये अल्टीट्यूड को मैं बाहर निकालूं तो ये जो अल्टीट्यूड एडी है बच्चों, ये किस पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे परपेंडिकुलर है, दिख रहा है क्या आपको, ठीक है। अब मुझे ये जो एडी है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे निकलेगी, तरीके अपने पास 4-5 है। क्या तरीका है, एक तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब एक स्लोप मिल जाए और इंटरसेप्ट मिल जाए, काम हो जाएगा। तो फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म, लाइन पे एक पॉइंट मिल जाए, स्लोप मिल जाए, काम हो जाएगा। 2 पॉइंट फॉर्म या फिर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म, यही सब तरीका है। अब हम लोग करेंगे क्या, ये सबको हम लोग बच्चों स्लोप पॉइंट फॉर्म से फाइंड करेंगे। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म से कैसे आएगा वो देखना। मुझे बच्चों एडी की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, लाइन पे एक पॉइंट मिल जाए। तो देखो बच्चों एक एक कोऑर्डिनेट तो दे रखे हैं ना मेरे पास, तो मतलब लाइन पे एक पॉइंट मिल गया मुझे। अब अगर मुझे एडी की स्लोप मिल जाएगी मेरा काम हो जाएगा। अब एक और बात समझो, ये जो एडी है बीसी पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन बीसी है, ये लाइन एडी है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो मुझे पता है इनके स्लोप का रिश्ता क्या है, इन दोनों का स्लोप एक दूसरे का -1 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। अगर मैं बीसी का स्लोप निकाल दूं तो बच्चों मुझे एडी का स्लोप मिल जाएगा क्या, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्लोप ऑफ बीसी फाइंड करेंगे और जैसे ये मिल जाएगा उसको उल्टा करके माइनस लगा देंगे तो एडी का स्लोप मिल जाएगा। और जैसे ही मुझे एडी का स्लोप मिला तो एडी का स्लोप मेरे पास है, एडी पे एक पॉइंट मेरे पास है, तो उसकी इक्वेशन भी आ जाएगी। सेम काम तीनों अल्टीट्यूड के लिए करना है। तो पहला काम क्या करेंगे, पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ बी सी। क्या है मेरे पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या हो जाएगा, c है मेरे पास -4 -3, इसको कह दिया x2 y2। फिर है मेरे पास b जो है 6, -1, इसको कह दिया x1 y1। बच्चों वैल्यूज पुट करो, y2 माइनस y1, y2 कितना है मेरे पास -3, माइनस y1 कितना है -1 डिवाइडेड बाय x2, x2 कितना है, x2 है -4 माइनस x1 दे रखा है 6। सिंप्लीफाई करो इनको, देखो क्या आ रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देयरफॉर स्लोप ऑफ BC, ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 डिवाइडेड बाय -4 -6 हो जाएगा -10। तो ये क्या मिल रहा है, -2 अपॉन -10, तो ये आ गया 1/5। ठीक है बच्चों, स्लोप ऑफ BC मेरे पास आ गया 1/5। अब मुझे पता है स्लोप ऑफ AD कैसे मिलेगा, कंडीशन क्या थी बच्चों, m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या था -1 था, बराबर। अब मान लो ये मेरे पास m1 है, m1 का वैल्यू 1/5 है, तो m2 कैसे निकलेगा, यानी दूसरी लाइन का स्लोप कैसे हो जाएगा, m2 = 5 को उधर भेज दो, -5 बन जाएगा क्या। ठीक है, अब ये लिखना कैसे उस पर आता हूं। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, देयरफॉर बच्चों स्लोप ऑफ AD क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AD ये हो जाएगा, ये 1/5 है, उल्टा करो क्या हो जाएगा 5, ठीक है, और फिर माइनस लगा दो, तो ये आ गया हमारे पास बच्चों स्लोप ऑफ AD। तो बच्चों स्लोप ऑफ AD मेरे पास मिल गया। अब मुझे AD की इक्वेशन फाइंड करनी थी। मेरे पास AD के ऊपर एक पॉइंट है, AD का स्लोप मेरे पास है, तो क्या बच्चों स्लोप पॉइंट फॉर्म से AD की इक्वेशन आ जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या है बच्चों स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 = m × x माइनस x1, यही है ना बच्चों।
वैल्यूज पुट करो अब, y माइनस वाई वन, अब उसके लिए x1 y1 चाहिए, तो इसको मैंने मान लिया x1 y1, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 कितना है 5 इज इक्वल टू m का वैल्यू है -5 इंटू x माइनस x1 कितना है 2, करो सिंप्लीफाई, क्या हो जाएगा ये y माइनस 5 इज इक्वल टू -5x प्लस 10, इन दोनों को यहाँ लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस 5x प्लस वाई माइनस 5 माइनस 10 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 5x प्लस वाई माइनस 15 बराबर 0। तो बच्चों दैट्स द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड AD। यहाँ पे पहला वाला पार्ट हो गया खत्म। अब हमको क्या करना है आगे, जैसे ही अल्टीट्यूड AD निकल गया, सेम तरीके से अल्टीट्यूड अब किसके पास जाना है, हम लोग AC के पास चलते हैं। अब अगर मैं बच्चों AC को ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो AC का डायग्राम कैसे बन रहा है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, और ये पॉइंट B से हमने परपेंडिकुलर डाला है, बराबर। और ये जो B है, B के कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखे हैं, कितने हैं 6, -1। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, वही AC का स्लोप निकालेंगे। जैसे ही AC का स्लोप मिल गया, उल्टा करके माइनस लगा दिया, तो ये जो BE है इसका स्लोप मिल जाएगा, और फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगी। तो पहला काम। अब यहाँ पे सेकेंड केस नंबर 2, जिसमें हम लोग BE की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो पहला स्लोप ऑफ AC क्या है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसके लिए A और C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, A के कोऑर्डिनेट 2,5, इसको कह दिया x1 y1, ये है मेरे पास -4 -3, इसको कह दिया x2 y2। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 -3 माइनस y1 इज 5 डिवाइडेड बाय x2 कितना है -4 माइनस ये दे रखा है 2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों -8 अपॉन ये हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा 4/3। तो मेरे पास बच्चों स्लोप ऑफ AC आ गया, स्लोप ऑफ AC मिल गया मेरे पास। अब जैसे ही AC का स्लोप मिला, मैं BE का स्लोप निकाल सकता हूं। देयरफॉर स्लोप ऑफ BE कैसे मिलेगा, AC के स्लोप को उल्टा करो, कर दिया, उसके बाद माइनस लगा दो, तो ये मेरे पास स्लोप ऑफ BE आ गया। अब जैसे ही स्लोप ऑफ BE मिला, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्लोप आ गया BE के ऊपर पॉइंट, तो इक्वेशन आ जाएगी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ BE बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। तो इसको मैंने मान लिया x1 y1, वैल्यूज पुट करो y माइनस y1, तो y माइनस y1 क्या है, y1 इज -1 इज इक्वल्स टू m का वैल्यू कितना है बच्चों -3/4 इंटू x माइनस x1, कितना है x1 6, ये कुछ तो मिल रहा है हमको। क्या हो जाएगा, ये 4 को इधर भेजो, -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू y, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3 इंटू x माइनस 6, करो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू -3x प्लस 18। इन दोनों को इस तरफ लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 4 माइनस 18 बराबर 0, तो ये हो गया 3x प्लस 4y माइनस 14 बराबर 0। तो बच्चों दैट्स द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड BE। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सेकेंड मीडियन था हमने निकाला। अब थर्ड वाले में क्या है बच्चों, थर्ड वाला फिगर कैसा क्रिएट होगा, ये हमारे पास यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, और इस पे सामने C से हम लोगों ने अल्टीट्यूड डाला है। तो पहला काम आप क्या करोगे, इसके अंदर भी पहले AB का स्लोप निकालोगे, AB के स्लोप को उल्टा करके माइनस लगाया तो CF का स्लोप मिल जाएगा। अब जैसे ही आपको CF का स्लोप मिला, तो CF का स्लोप है और CF पे एक पॉइंट C जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से ये आप खुद करोगे, ठीक है। मैंने 2 जैसे बताया वैसे ही थर्ड वाला भी करना है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।